गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने सेमीकंडक्टर का चैप्टर स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में हमने प्योर सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध अर्धचालक को पूरी तरह से स्टडी कर लिया था, है ना। और हमने पिछली क्लास में मैंने उनको क्लियरली बताया था कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता बराबर होती है, जिसको सम्मिलित रूप से Ni बोलते थे। ये तो पिछली क्लास में शुद्ध अर्धचालक या इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने पूरा स्टडी कर लिया था। लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है कि शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं और शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी सी अशुद्धि मिला दें तो अब जो अर्धचालक बनता है उसको अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको डॉप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या टेक्निकल शब्दों में इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये तो कंपैरेटिवली याद रखना कि जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसको तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते थे, लेकिन जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है अशुद्ध अर्धचालक है उसको टेक्निकल शब्दों में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो चलो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, या अशुद्ध या डॉप्ड सेमीकंडक्टर के लोगों को जरूरत ही क्यों पड़ी वो देख लेते हैं। तो ध्यान रखना तुम कि 1930 के आसपास लोगों ने प्योर सेमीकंडक्टर को तो ढंग से स्टडी कर लिया था। ध्यान रखना कि 1930 के आसपास लोगों ने प्योर सेमीकंडक्टर को ढंग से स्टडी तो कर लिया था, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पा रहा था। तो ध्यान रखना कि लोगों ने प्योर सेमीकंडक्टर पहचान तो लिया था लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में एक तो प्रॉब्लम ये थी कि प्योर सेमीकंडक्टर की चालकता बहुत ही कम होती है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर की चालकता बहुत कम होती है ना। और ध्यान रखना कि अगर इसकी चालकता को कंट्रोल भी करना है तो प्योर सेमीकंडक्टर की चालकता को केवल ताप से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब गर्म करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था ना कि प्योर सेमीकंडक्टर की चालकता बहुत कम होती है और अगर चालकता को नियंत्रित करना है मतलब चालकता को कंट्रोल भी करना है तो इसकी चालकता को केवल ताप से ही कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर को गर्म करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारे मोबाइल में जो चिप होती है ना, ठीक, तुम्हारे मोबाइल में जो चिप होती है वो भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, लेकिन ध्यान रखना कि मोबाइल की चिप को अगर प्योर सेमीकंडक्टर से बनाए, ध्यान रखना कि मोबाइल की चिप को अगर प्योर सेमीकंडक्टर से बनाए तो जब भी उस, है ना, जब भी उस सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ानी हो तो उस मोबाइल की चिप को स्टोव पे रख करके गर्म करना पड़ेगा तो उसकी चालकता जाकर के बढ़ेगी। और अगर उसकी चालकता को घटाना है तो उसके लिए मोबाइल की चिप को फ्रिज में रख करके ठंडा करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के चालकता घटेगी। फिर बताओ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्टोव पे रख करके गर्म करना, फ्रिज में ठंडा करना वो प्रैक्टिकली नॉनसेंस है ना। तो ये ध्यान रखना तुम, अच्छे ध्यान रखना कि प्योर अर्धचालक में दो प्रैक्टिकल कमियां थी। एक तो उसकी चालकता बहुत कम होती है और जो चालकता कंट्रोल होती है वो भी केवल ताप से मतलब गर्म या ठंडा करके ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल मीनिंगलेस है। ठीक है, इसीलिए है ना, ध्यान रखना कि इसीलिए इस शुद्ध अर्धचालक का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पा रहा था, मतलब शुद्ध अर्धचालक से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, इस शुद्ध अर्धचालक से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया नहीं जा सकता था। ठीक है ना। तो 1930 में बस लोग ये अटक गए थे कि शुद्ध अर्धचालक का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पा रहा था, मतलब शुद्ध अर्धचालक से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया नहीं जा सकता था। ठीक है, ये तो देखो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों ने क्या किया कि शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई। ये तो ध्यान रखना इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों ने क्या किया कि शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई, है ना। तो ध्यान रखना कि इस शुद्ध अर्धचालक का जरा प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पा रहा था ना, तो शुद्ध अर्धचालक की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए लोगों ने क्या किया कि शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी। ठीक है, और ध्यान रखना कि शुद्ध अर्धचालक में जो थोड़ी सी अशुद्धि मिलाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो ये ध्यान रखना कि शुद्ध अर्धचालक
का यूज नहीं हो पा रहा था ना, तो इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या प्योर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए लोगों ने क्या किया, इस शुद्ध अर्धचालक में बहुत थोड़ी-सी अशुद्धि मिलाई। और ध्यान रखना, इस शुद्ध अर्धचालक में जो थोड़ी-सी अशुद्धि मिलाते हैं उसको इंग्लिश में डोपिंग कहते हैं। ये और ध्यान रखना कि डोपिंग मिला हुआ जो अर्धचालक है या डोपिंग युक्त जो अर्धचालक है उसको अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में डोप सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना तो ध्यान रखना कि इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए जो अशुद्ध या डोपिंग मिलाते हैं वो बहुत ही कम मिलाते हैं। ये ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए जो अशुद्ध या डोपिंग मिलाते हो बहुत ही कम मिलाते हैं। मतलब जो डोपिंग मिलाते हो लगभग 1 ppm होता है। 1 ppm मतलब 1 पार्टिकल पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 सिलिकॉन के परमाणु उसमें कहीं जाकर के एक डोपिंग का परमाणु मिलाया था, इतना कम। ये ध्यान रखना कि इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए जो डोपिंग मिलाते हैं वो बहुत ही कम मिलाते हैं, लगभग 1 पार्टिकल पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 टू पावर 6 सिलिकॉन के परमाणु उसमें कहीं जाकर के एक डोपिंग या एक अशुद्धि का परमाणु मिलाते हैं, मतलब बहुत हल्की सी डोपिंग मिलाते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इनकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में बहुत थोड़ी सी अशुद्धि या डोपिंग मिलाते हैं। और बस डोपिंग या अशुद्धि मिला हुआ जो अर्धचालक है उसको अशुद्ध अर्धचालक या डोप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसको टेक्निकल शब्दों में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि लोगों ने डोपिंग मिलाने का क्या उनको सपना आया था क्या? ये तो ध्यान रखना कि शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग मिलाने का ना तो इनको सपना आया था और ना ही कोई भगवान ने बोला था कि जाओ इसमें डोपिंग मिला दोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये डोपिंग मिलाना कोई सपना नहीं आया था, कोई भगवान ने नहीं बताया था कि इसके अंदर डोपिंग मिलाओ। ये एक्चुअली क्या था कि 1930 से 1940 के बीच ये सेमीकंडक्टर की नई-नई खोज हुई थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि सेमीकंडक्टर में ऊट-पटांग एक्सपेरिमेंट करते थे। ये कभी सेमीकंडक्टर को गरम करते थे, कभी ठंडा करते थे। ठीक है, और किसी साइंटिस्ट को खुराफात सूझी तो उसने उसमें थोड़ी-सी अशुद्धि मिला दी और उसने देखा कि अशुद्धि मिलाने पर इसके रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, या अशुद्धि मिलाने पर इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी आ रही है जिसका प्रैक्टिकली यूज हो सकता है, तो बस उसको आगे बढ़ा दिया। तो ध्यान रखना, ये जो भी अर्धचालक या ध्यान रखना, ये जो भी सेमीकंडक्टर की जितनी भी खोजें हुई है ना, ये ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर की जितनी भी खोजें हुई है वो कोई सोची समझी हुई नहीं थी। ठीक है, और ना भगवान ने बताया था कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1930 से 1940 के बीच साइंटिस्ट ने नया-नया अर्धचालक खोजा था, उसमें रैंडम टाइप के एक्सपेरिमेंट करते थे। तो किसी साइंटिस्ट ने गलती से इसमें डोपिंग मिला दी, उसने देखा कि अशुद्धि मिलाने पर रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका प्रैक्टिकल यूज हो सकता है, तो फिर इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि प्योर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए इस प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं। और प्योर सेमीकंडक्टर में अगर अशुद्धि मिला दे तो अशुद्धि मिला हुआ जो सेमीकंडक्टर होता है उसको अशुद्ध अर्धचालक या डोप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। अब चलो एक बार देखते हैं कि ये जो डोपिंग मिलाते हो कितने टाइप की होती है, या जो अशुद्ध या डोप सेमीकंडक्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं, है ना? ठीक है, तो चलो ये तो अच्छे ध्यान रखना कि डोप सेमीकंडक्टर या अशुद्ध अर्धचालक दो टाइप के होते हैं, एक तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एन टाइप का सेमीकंडक्टर देखते हैं। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना तुम, एकदम अच्छे ध्यान रखना कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें, है ना, ध्यान रखना तुम कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिला दे, मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब पंच संयोजी होती है ना, तो ध्यान रखना तुम कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिला दे, मतलब फास्फोरस फैमिली मिला दे, मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब मिला दें, तो अब ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक, तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखना कि शुद्ध अर्धचालक मतलब ये ध्यान रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिला दे, मतलब फास्फोरस फैमिली मिला दें, तो अब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और चलो पी टाइप का सेमीकंडक्टर देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना
कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पंच संयोजी अशुद्धि मतलब फास्फोरस फैमिली मिला दें तब तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। और वैसे ही ध्यान रखना कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दें, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दें मतलब बोरोन फैमिली मिला दें, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम ये अगर मिला दें तब जो अर्धचालक बनता है उसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा तुम ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे ध्यान रखना कि अशुद्ध अर्धचालक दो टाइप के होते हैं। तो ध्यान रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिला दे मतलब फास्फोरस फैमिली मिला दे तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर। और ऐसे ही प्योर सेमीकंडक्टर में अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दे मतलब बोरॉन फैमिली मिला दे तो अब जो बनता है उसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कि ये पंच संयोजी और त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब उसकी चालकता ड्रास्टिकली बढ़ कैसे जाती है वो देख लेते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है, अब हम एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर इसको पढ़ते हैं। ये तो अभी हम देख चुके हैं, तो हमको पता है कि शुद्ध अर्धचालक में अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाए मतलब फास्फोरस फैमिली मिलाए, मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सब अगर मिलाए तो फिर जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाए मतलब फास्फोरस फैमिली मिलाए तो इसकी चालकता ड्रास्टिकली कैसे बढ़ जाती है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई शुद्ध अर्धचालक है ना, मान लेते हैं इस बार कोई सिलिकॉन का शुद्ध अर्धचालक है, मतलब कोई सिलिकॉन की चिप है और उसमें थोड़ी सी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे मान लेते हैं फास्फोरस मिलाते हैं। ठीक है, वैसे तुम लॉजिकली बताओ कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में फिट कौन बैठेगा, फास्फोरस ही बैठेगा ना। तुमको पता होगा कि फास्फोरस की जो साइज होती है वो सिलिकॉन के लगभग बराबर होती है, मतलब सिलिकॉन के क्रिस्टल में फास्फोरस ही फिट बैठेगा। अगर किसी मूर्ख इंसान ने आर्सेनिक को मिला दिया तो आर्सेनिक की साइज तो इस सिलिकॉन से काफी बड़ी होती है तो आर्सेनिक इस क्रिस्टल में सही से फिट नहीं बैठेगा। तो तुम समझते हो यार कि फास्फोरस की साइज सिलिकॉन के लगभग बराबर होती है, इसलिए सिलिकॉन के अंदर तो फास्फोरस की अशुद्धि मिलाएंगे। और अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर हो तो उसकी साइज आर्सेनिक के लगभग बराबर होती है, इसलिए जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाएंगे। तो लॉजिकली बोल सकते हैं अगर सिलिकॉन का अर्धचालक हो तो उसमें पंच से जो अशुद्धि फास्फोरस की मिलाते हैं, और अगर जर्मेनियम का अगर कोई अर्धचालक हो तो उसमें पंच संयोजी अशुद्धि आर्सेनिक की मिलाएंगे। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, चलो इस बार मान लेते हैं कि सिलिकॉन का शुद्ध अर्धचालक है, मतलब कोई सिलिकॉन की चिप है और उसमें थोड़ी सी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा फास्फोरस मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते एक्चुअली वाष्प अवस्था में विसरित करके मिलाते हैं। ठीक है, ये तो मान लेते हैं कि सिलिकॉन का शुद्ध अर्धचालक है, मतलब सिलिकॉन की चिप है और उसमें थोड़ी सी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, मतलब थोड़ा सा फास्फोरस मिलाते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ कि सिलिकॉन का अर्धचालक है, मतलब इसमें ज्यादातर तो सिलिकॉन के परमाणु होंगे, है ना, हमको पता है कि सिलिकॉन का अर्धचालक है, मतलब इसमें ज्यादातर तो सिलिकॉन के परमाणु होंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्फोरस भी मिलाया है, इससे बहुत सारे सिलिकॉन के परमाणु के बीच बीच में कुछ फास्फोरस के परमाणु भी आ जाएंगे। है तो बोल सकते हैं इसमें अधिकतर तो सिलिकॉन के परमाणु ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्फोरस मिलाया है, इसलिए बहुत सारे सिलिकॉन परमाणु के बीच बीच में कुछ फास्फोरस के भी परमाणु आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, है ना, तुम सोच के बताओ कि इस बार जो अशुद्धि मिलाई है वो फास्फोरस की मिलाई है, मतलब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई है ना, हम सोच सकते हैं कि इस बार जो अशुद्धि मिलाई है वो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई है, मतलब इसके बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस क्रिस्टल में इसको केवल 4 सहसंयोजी बंध बनाने हैं। ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं कि इस बार जो अशुद्धि मिलाई है वो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई है, मतलब इसके बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बताओ
5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सहसंयोजी बंध बनाने में खर्च हो जाएंगे। और बताओ 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो अतिरिक्त बचेगा, जो लगभग मुक्त होगा, मतलब बहने के लिए फ्री होगा। और बस इस 5वें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी रे। तो ये ध्यान रखना है कि इस बार जो अशुद्धि मिलाई वो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई है, मतलब इसके बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि इसको केवल 4 सहसंयोजी बंध ही बनाने हैं। तो बस बोल सकते हैं इसके बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सहसंयोजी बंध बनाने में खर्च हो जाएंगे, और 5वां इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बचेगा जो लगभग मुक्त होगा, है ना। और ध्यान रखना कि इस 5वें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इसकी चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। देखना, तुम खुद बताओ कि नॉर्मली तो सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण उत्पन्न होता है ना। हमने पढ़ा था कि नॉर्मली तो सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण उत्पन्न होता है, जिसकी प्रायिकता बहुत ही कम होती है, इससे शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। लेकिन अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें तो इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो लगभग मुक्त होगा, है ना। तो ध्यान रखना, इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो लगभग मुक्त होगा, मतलब मुफ्त में मिला हुआ है, इसके लिए किसी को भी जंप करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ इस 5वें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। देखा, बताओ ये जो फास्फोरस है उसका, है ना, वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, दूसरा फास्फोरस की अशुद्धि दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगी। तो बस ये जो अशुद्धि जो इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रही है वो मुफ्त में मिला हुआ है, इसके लिए किसी को भी जंप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बस इस 5वें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। हाँ, अब बच्चों देखो, ये तो मैंने देख लिया कि इस 5वें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज देख सकते हो कि बताओ इस बार जो फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे रही है ना। देख सकते हैं इस बार जो फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे रही है, इसलिए ये जो फास्फोरस की है जो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं उसको दाता अशुद्धि या डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। और चिंता मत करना, ये सारा मैंने प्रॉपर्ली लिख रखा है इसमें, ठीक। तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं क्रम से जो लिखा है उसको क्रम से तुमको बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम अच्छे से, ये तो कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार फास्फोरस की या जो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे रही है, इसलिए ये फास्फोरस की जो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई है उसको दाता अशुद्धि बोलते हैं, इंग्लिश में डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया है, इस बार जो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे रही है, इसलिए इस पंच संयोजी अशुद्धि को दाता अशुद्धि मतलब डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। और देखो एक और चीज देख सकते हो है ना, ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं। बताओ इस बार इस क्रिस्टल में बहने वाले जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उसमें से 99% मुक्त इलेक्ट्रॉन तो डोनर के दिए गए होंगे, है ना, ये मुफ्त में मिल रहे हैं इसके लिए किसी को जंप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो बस पक्का बोल सकते हैं इस बार क्रिस्टल में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उसमें से अधिकतर इलेक्ट्रॉन मतलब 99% मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इस दाता या डोनर के दिए गए होंगे, लेकिन एक आधे परसेंट इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण भी उत्पन्न होगा, ठीक है। तुम बताओ कि ये जो चिप है उसको रूम टेम्परेचर पे रखा है ना, और हमको पता है कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे तापीय ऊर्जा का यूज करके कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जंप करेंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान रखना दो, इस बार क्रिस्टल में जितने भी इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उसमें से 99% मुक्त इलेक्ट्रॉन तो डोनर के ही दिए गए होंगे, लेकिन एक आधा इलेक्ट्रॉन ताप के कारण या जंप करने के कारण भी उत्पन्न होगा, ठीक है। और तुम बताओ कि एक भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करने के कारण उत्पन्न हुआ तो अपने पीछे होल छोड़ करके जाएगा, फिर तो हमने पढ़ा था कि ताप के कारण इलेक्ट्रॉन जंप कर, है ना, ताप के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जंप करता है, तो सहसंयोजी बंध में एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है जिसको होल बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार क्रिस्टल में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उसमें अधिकतर मतलब 99% मुक्त इलेक्ट्रॉन तो डोनर के ही दिए गए होंगे, लेकिन एक आधा परसेंट इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण या इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन के कारण भी उत्पन्न होगा। और बताओ
1% इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण उत्पन्न होंगे तो बदले में 1% होल भी बनेंगे। तो बताओ इस बार क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे 100, लेकिन होल केवल 1 ही होगा, है ना? बोल सकते हैं इस बार क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो 100 होंगे लेकिन होल केवल 1 ही होगा। मतलब इस बार, है ना, मतलब इस बार मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही होंगे, होल तो कम संख्या में होंगे, मतलब अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है। बाकी बोल सकते हैं कि इस बार, है ना, इस बार मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही होंगे जो कि नेगेटिव आवेशित होते हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर को एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये भी जो बोल रहा हूँ मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख दिया है, ठीक है। मैं क्रम से इसको स्लाइड भी बता दूंगा, ठीक है। बस ध्यान रखना तुम्हें, इस बार क्रिस्टल में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उसमें अधिकतर मतलब 99% मुक्त इलेक्ट्रॉन तो डोनर के ही दिए गए होंगे, लेकिन एक आधा इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण भी उत्पन्न होगा तो बदले में 1% होल भी बनेंगे। बस इस बार मुक्त इलेक्ट्रॉन तो 100 है लेकिन होल 1 है, तो इस बार मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि नेगेटिव आवेशित होते हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर को एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ठीक है ना। तो ये सर हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो ये तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हमने डिटेल में पढ़ा, है ना। तो भी एन टाइप के सेमीकंडक्टर डिटेल में पढ़ा, लेकिन अब चलो एन टाइप के सेमीकंडक्टर का सिंबॉलिक डायग्राम देख लेते हैं। बार बार इतना कॉम्प्लिकेट डायग्राम नहीं बना सकते, तो एक बार इसका सिंपल सिंबॉलिक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना, तुम ध्यान रखना कि अपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कभी भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर आ जाए तो दिमाग में देखते ही चमकना चाहिए कि एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब ये क्रिस्टल को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, है ना। ये ध्यान रखना कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है या जो डोनर परमाणु होता है वो क्रिस्टल को एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा जिसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और तुम सोच के बताओ, है ना, तुम सोच के बताओ कि इस डोनर परमाणु ने क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तो बचा हुआ डोनर परमाणु प्रभावी रूप से धन आवेशित हो जाएगा, धन आयनित हो जाएगा, ठीक है। इसको भी तुम देख सकते हो, है ना, मैंने लिख भी दिया है ये, तो इसको भी इसको भी तुम देख सकते हो। तो ऐसे मान लेते हैं उदासीन फास्फोरस है, कि तुम सभी को पता होगा कि जो उदासीन फास्फोरस होते हैं सॉरी, तुम सभी को पता होगा कि जो उदासीन फास्फोरस होता है उसमें तो 15 प्रोटॉन होते हैं और 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे प्रभावी रूप से उदासीन, तुमने पढ़ा होगा कि जो उदासीन फास्फोरस है उसमें तो 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर के उदासीन होता है। लेकिन तुम बताओ कि अगर एक फास्फोरस का परमाणु मतलब एक डोनर परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दान दे दे, है ना, वही कि फास्फोरस का डोनर का परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दान दे दे तो उसके पास प्रोटॉन तो 15 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। बस बोल सकते हैं कि ये फास्फोरस का परमाणु है डोनर परमाणु, क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे दे तो उसके प्रोटॉन तो 15 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। तो बताओ इस पे प्रभावी आवेश कितना हो जाएगा, +1 इतना हो जाएगा, मतलब प्रभावी रूप से धनावेशित हो जाएगा। तो आगे मूर्खों से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, याद रखना। अगर फास्फोरस परमाणु क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे दे तो प्रोटॉन तो 15 के 15 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। तो बताओ पूरे परमाणु पर प्रभावी आवेश +1 हो जाएगा, मतलब अब बचा हुआ जो डोनर परमाणु है प्रभावी रूप से धन आवेशित हो जाएगा, है ना। तो इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर का सिंबल इस टाइप का होता है, ठीक है। फिर आगे ध्यान रखना, ठीक है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर का सिंबॉलिक फिगर भी क्लियर होना चाहिए। तो याद रखना कि कभी एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब क्रिस्टल को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा जिसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और, है ना, और क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिया तो बचा हुआ डोनर परमाणु प्रभावी रूप से धन आयनित हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ध्यान रखना तुम इसमें जो छोटा सा डॉट है मतलब छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन है उसी का ही प्रैक्टिकल महत्व है, वही बह सकता है। बाकी बड़ा सा जो पॉजिटिव आयन है वो बह नहीं सकता, हो तो क्रिस्टल में फिक्स होता है,
ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें छोटा सा डॉट है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन उसी का ही महत्व है, वही बह सकता है। बाकी जो बड़ा सा पॉजिटिव आयन है ना, उसका महत्व नहीं है क्योंकि वो गति नहीं कर सकता, वो तो क्रिस्टल में बिल्कुल फिक्स होता है। देखना इससे ध्यान रखना कि शुरू में तो एन टाइप के सेमीकंडक्टरों को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ परमाणु प्रभावी रूप से धन आयनित हो गया। तो शुरू में तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जब आगे और कॉम्प्लिकेट सर्किट पढ़ेंगे, फिर आगे ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट पढ़ेंगे, तो उसमें इतना भी नहीं। फिर ध्यान रखना कि आगे जब बहुत कॉम्प्लिकेट सर्किट पढ़ेंगे, उसमें तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आगे तो कभी भी है ना ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट ये सब जब पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चीज आनी चाहिए कि कभी एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो तो एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्रिस्टल को मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। और वो चीज फिर अंडरस्टूड होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को प्रदान कर दिया तो बचा हुआ परमाणु प्रभावी रूप से धन आयनित हो जाएगा, लेकिन इस बड़े से धन आयन का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं, क्योंकि वो बह नहीं सकता है। हाँ बच्चों, ठीक है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को स्टडी कर लिया। अब देखते हैं कि अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो तो उसका एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम किस टाइप का होगा वो देखना है। फिर तुम खुद सोच के बताओ कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें भी एक तो संयोजी बैंड होगा, मतलब वैलेंस बैंड होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों से बंधे होंगे। सोच सकते हैं कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर उसमें भी एक तो संयोजी बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों से बंधे होंगे, और एक चालन बैंड या कंडक्शन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहने के लिए मुक्त होंगे। तो ध्यान रखना कि बाकी सेमीकंडक्टर के टाइप से एन टाइप के भी सेमीकंडक्टर में एक तो संयोजी बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों से बंधे होंगे, और एक चालन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहने के लिए मुक्त होंगे। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें थोड़ी सी पंच संयोजी दाता अशुद्धि मतलब डोनर इम्प्योरिटी भी मिलाई है। तो ध्यान रखना कि बीच में एक डोनर का मतलब दाता का भी एनर्जी लेवल आ जाएगा, है, तो ये ध्यान रखना। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में संयोजी बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधे होंगे, एक चालन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, लेकिन साथ में हमने थोड़ी सी डोनर इम्प्योरिटी मिलाई है ना, हमने थोड़ी सी डोनर इम्प्योरिटी मिलाई है, तो बीच में डोनर या दाता का भी एनर्जी लेवल होगा। ठीक, ध्यान रखना इनके बीच में, इनके बीच में डोनर या दाता का भी एनर्जी लेवल होगा, है ना, और हमको अच्छे पता है कि बताओ इस बार जो इम्प्योरिटी मिलाई है वो दाता है, डोनर इम्प्योरिटी है, तो डोनर के एनर्जी लेवल में काफी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये ध्यान रखना बीच में डोनर की भी एनर्जी लेवल होगा, और हमको पता है कि जो दाता है डोनर है उसके पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो डोनर के एनर्जी लेवल में काफी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और तुम बताओ कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से बह जाए, है, तुम बताओ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से बह जाएं या आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाएं, उसके लिए डोनर का जो एनर्जी लेवल होता है वो चालन बैंड के बहुत ही पास होता है। फिर बस तुम खुद बताओ कि डोनर का जो एनर्जी लेवल है उसमें काफी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और डोनर का जो एनर्जी लेवल है वो चालन बैंड के बहुत ही पास होता है, इसलिए डोनर के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ध्यान था कि डोनर का एनर्जी लेवल चालन बैंड के बहुत ही पास होता है, इसलिए डोनर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं और आसानी से बह जाते हैं। ठीक है ना, अब देखो अब यहाँ भी, है ना, यहाँ भी वही चीज देख सकते हैं कि बताओ इस बार भी चालन बैंड में बहने वाले जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अधिकतर मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब 99% मुक्त इलेक्ट्रॉन तो डोनर के ही दिए गए होंगे, है, तो बोल सकते हैं कि इस बार चालन बैंड में बहने वाले जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से अधिकतर मतलब 99% मुक्त इलेक्ट्रॉन तो डोनर के दिए गए होंगे, लेकिन एकादा मुक्त इलेक्ट्रॉन जम करने के कारण भी उत्पन्न होगा। और तुम बताओ कि एकादे परसेंट मुक्त इलेक्ट्रॉन जम करने के कारण भी उत्पन्न होगा, तो बदले में 1% होल भी रहेंगे। बस तुम बताओ कि इस बार इलेक्ट्रॉन तो 100 है लेकिन होल केवल 1 ही है, मतलब इस बार मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव आवेशित होते हैं, इसीलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक, बाकी इसमें होल तो बहुत कम होते हैं, मतलब होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ठीक, बाकी मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी ध्यान रखना।
ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम कोई रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना, कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा उसमें भी एक तो संयोजी बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ससंयोजी बंधों से बंधे होंगे। उसके बाद एक चालन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहने के लिए मुक्त होंगे, लेकिन थोड़ी सी डोनर अशुद्धि मिला दी है तो बीच में डोनर या दाता का भी एनर्जी लेवल होगा जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इजीली बह जाएं या इजीली चालन बैंड में पहुंच जाए उसके लिए डोनर का एनर्जी लेवल चालन बैंड के बहुत पास होता है, ठीक है। तो इसको तुम अनपढ़ों की लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि बताओ डोनर, है ना, अपने अनपढ़ों के शब्दों में भी इसको समझ सकते हो। बताओ डोनर का मतलब क्या होता है, दाता। तो बताए जो दाता है वो इस भिखारी के पास ही जाएगा ना दान देने के लिए, इस धनवान के पास थोड़ी जाएगा। संयोजी बैंड में तो पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहले से ही धनवान है, भिखारी तो चालन बैंड है। तो ध्यान रखना कि डोनर, ठीक, डोनर का मतलब दाता होता है, तो दाता दान देने के लिए भिखारी के पास ही जाएगा, मतलब चालन बैंड के पास ही जाएगा, ठीक है? सही है ना? तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि संयोजी बैंड, चालन बैंड और बीच में डोनर का एनर्जी लेवल होगा जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इजीली बह जाए, चालन बैंड में इजीली पहुंच जाए उसके लिए डोनर का एनर्जी लेवल चालन बैंड के काफी पास होता है, ताकि ये डोनर के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में इजीली पहुंच जाते हैं और इजीली बह जाते हैं। चालन बैंड के अधिकतर मुक्त इलेक्ट्रॉन डोनर के ही दिए होते हैं, लेकिन थोड़े से इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण भी उत्पन्न होते हैं, जिससे थोड़े से होल भी उत्पन्न होते हैं। बस इलेक्ट्रॉन 100 लेकिन होल केवल 1। मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव आवेशित है, इसीलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बाकी जो होल होंगे उसकी संख्या बहुत ही कम होगी, इसलिए होल मुख्य आवेश वाहक नहीं होंगे, होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे। ठीक है, इसके एन टाइप के सेमीकंडक्टर के सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। अब इसको तुम नोट भी कर सकते हो इसकी थ्योरी। ठीक है, तो मैं क्रम से पेज चेंज कर रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज कर करके और उसको नोट कर लेना, ठीक है। ये तो इसकी जो कंसेप्ट है उसके चित्र हैं, ये थ्योरी का पहला पेज है, जो जो बोला है वो ढंग से लिख दिया है, ठीक है ना। फिर ये थ्योरी का अगला पेज है, इसमें भी सारे कंसेप्ट प्रॉपरली लिखे हुए हैं, और ये थ्योरी का और अगला पेज है, ठीक है ना। तो ये सारा तुम वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर में कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन लास्ट चीज मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि अभी तो हमने एन टाइप के सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ा, लेकिन आगे इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना कि आगे तो ध्यान रखना कि आगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर आ जाए तो दिमाग में एक ही चीज चमकनी चाहिए कि एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो क्रिस्टल को अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, और इसी का महत्व है। बाकी एक चीज समझते हैं, इस एन टाइप का सेमीकंडक्टर डोनर ने क्रिस्टल को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिया तो बचा हुआ परमाणु प्रभावी रूप से धन आयनित हो जाएगा। लेकिन ये भी चमका कर बताया था कि इसमें जो छोटा सा इलेक्ट्रॉन है उसी का प्रैक्टिकल महत्व है, ये जो बड़ा सा पॉजिटिव आवेशित परमाणु उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बहता केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये बचा हुआ पॉजिटिव आयनिक डोनर परमाणु वो बह नहीं सकता है, वो तो क्रिस्टल में बंधा होता है, ठीक है। तो इन टाइप के सेमीकंडक्टर को शुरू में ऐसे प्रदर्शित करेंगे, बाकी जब ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो उसमें एन टाइप के सेमीकंडक्टर को केवल इलेक्ट्रॉन से ही प्रदर्शित करेंगे, जिसको डॉट से बताते हैं, ठीक है। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमने पूरा पढ़ लिया, और शायद तुमने वीडियो पॉज करके इसकी थ्योरी भी नोट कर ली होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वही एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पूरा स्टडी कर लिया ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब द्रव्यमान क्रिया अनुपाती नियम इसको पढ़ लेते हैं, है ना। तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में द्रव्यमान क्रिया अनुपाती नियम मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन तुमने केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, तो ये सेमीकंडक्टर के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। देखो इसमें मैं, है ना, इस वाले पार्ट में बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री के सिमिलर इसको हम स्टडी करते हैं, है। तो ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर के लिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको हम बिल्कुल आयोनिक इक्विलिब्रियम के सिमिलर समझते हैं, तो तुम इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखना,
फिर इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, उसी के सिमिलर इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई शुद्ध पानी है ना, मान लेते हैं कोई शुद्ध पानी है। तो ये तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि शुद्ध पानी में तो H प्लस और OH माइनस की सांद्रता बराबर होती है, और कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, ध्यान रखना। इस लॉ ऑफ मास एक्शन को हम आयनिक इक्विलिब्रियम के सिमिलरली समझेंगे। फिर से मान लेते हैं कि किसी पात्र में शुद्ध पानी है। देखो, ये तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि शुद्ध पानी में तो H प्लस और OH माइनस की सांद्रता बराबर होती है, और कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर होती है, ठीक। लेकिन चलो अब ऐसा करते हैं कि शुद्ध पानी में थोड़ा अम्ल मिला देते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं कि शुद्ध पानी में थोड़ा सा अम्ल या एसिड मिला देते हैं, ठीक। तो देखो, ये तुमने फिजिकल ये तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि शुद्ध पानी में अगर थोड़ा सा एसिड मिला दें तो उसके कारण H प्लस की सांद्रता बढ़ जाती है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि शुद्ध पानी में अगर थोड़ा सा एसिड मिला दें तो H प्लस की सांद्रता बढ़ जाती है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रूप से OH माइनस की सांद्रता घट जाती है। ये तो पढ़ा होगा कि अगर इसमें एसिड मिला दे तो H प्लस की सांद्रता बढ़ जाती है, लेकिन साथ में व्युत्क्रमानुपाती रूप से OH माइनस की सांद्रता घट जाती है। लेकिन फिर भी इस बार भी H प्लस और OH माइनस की सांद्रता का गुणनफल तो कांस्टेंट ही रहता है, और कितना रहता है, 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर माइनस 14, जिसको तुम KW बोलते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज तुम्हारे लिए नई नहीं है, ये तुमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि शुद्ध पानी में H प्लस और OH माइनस की सांद्रता बराबर होती है 10 की पावर माइनस 7, लेकिन इसमें थोड़ा एसिड मिला दें तो एसिड के कारण H प्लस की सांद्रता बढ़ जाएगी, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रूप से OH माइनस की सांद्रता घट जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें H प्लस और OH माइनस की सांद्रता का गुणनफल तो कांस्टेंट ही रहेगा, और कितना रहेगा, 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर माइनस 14, जिसको तुम KW बोलते हो, ठीक है। पता होगा कि ये सारी चीजें लॉ ऑफ मास एक्शन से आती हैं, है ना। ये सारी चीजें केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हुई थी, लॉ ऑफ मास एक्शन से आती है। तो बस ध्यान रखना कि जैसा एक कंसेप्ट हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में लगाया वैसे ही हम सेमीकंडक्टर में भी एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो जैसे इस बार मान लेते हैं कि हम कोई प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जिस टाइप से शुद्ध पानी में H प्लस और OH माइनस की सांद्रता बराबर होती थी, वैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता भी बराबर होती है, जिसको सम्मिलित रूप से Ni बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसे शुद्ध पानी में H प्लस और OH माइनस की सांद्रता बराबर होती है और 10 की पावर माइनस 7 होती है ना, वैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता भी बराबर होती है, जिनको सम्मिलित रूप से Ni बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि शुद्ध है ना, अब मान लेते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में हमने थोड़ा सा फास्फोरस मिला दिया है, मतलब थोड़ी सी डोनर अशुद्धि मिला दी है ना। तो मान लेते हैं कि इस बार शुद्ध अर्धचालक में हमने थोड़ा सा फास्फोरस मिला दिया है, मतलब थोड़ी सी डोनर अशुद्धि मिला दी है, ठीक है ना। तो बस हमको अच्छे पता है कि शुद्ध अर्धचालक में अगर थोड़ी सी डोनर अशुद्धि मिला देंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमको पता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता घट जाएगी, लेकिन इस बार भी इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता का गुणनफल तो कांस्टेंट ही रहेगा, और कितना रहेगा, 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर की जगह Ni स्क्वायर इतना रहेगा। फिर इसको कंपैरेटिवली ध्यान रखना, ठीक है। बहुत शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं, तो ध्यान रखना कि जिस तरह से शुद्ध पानी में H प्लस और OH माइनस की सांद्रता बराबर होती है और 10 की पावर माइनस 7 होती है, इसी टाइप से शुद्ध अर्धचालक में भी इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता बराबर होती है, जिसको सम्मिलित रूप से Ni बोलते हैं। लेकिन हमको पता है कि पानी में अगर एसिड मिला दे तो H प्लस की सांद्रता बढ़ जाती है, OH माइनस की सांद्रता घट जाती है, लेकिन फिर भी H प्लस और OH माइनस की सांद्रता का गुणनफल कांस्टेंट ही रहता है और 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर रहता है। इसी टाइप से है ना, इसी टाइप से बोल सकते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में
अगर n टाइप की अशुद्धि मिला दें मतलब डोनर अशुद्धि मिला दें, तो डोनर अशुद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ जाएगी, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता घट जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता का गुणनफल तो कांस्टेंट ही रहेगा। और कितना रहेगा? 10 की पावर -7 के स्क्वायर की जगह ni स्क्वायर इतना रहेगा। ठीक है, बस जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में, सॉरी, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ा था, वैसे ये सेमीकंडक्टर का भी कंसेप्ट पढ़ लिया, तो ध्यान रखना कि लॉ ऑफ मास एक्शन आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए लगता है, वैसे अशुद्ध अर्धचालक के लिए भी लॉ ऑफ मास एक्शन लग सकता है। हाँ बच्चों, अभी हमने सेमीकंडक्टर के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया। इसी पे बेस एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। फिर इसमें हमको दे रखा है कि प्योर हमको दे रखा है कि प्योर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है, और हमको अच्छे से पता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें तो इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता समान होती है, ये जिसको सम्मिलित रूप से Ni बोलते हैं। और हमको दे रखा है कि अभी सेमीकंडक्टर का ताप 300 केल्विन रखा है ना, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता बराबर होगी, जिसको सम्मिलित रूप से Ni बोलते हैं। तो 1.5 × 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब इतना दे रखा है। ठीक, अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि इस जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा आर्सेनिक विस्तृत करते हैं, मतलब आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, हमको पता है कि आर्सेनिक भी फास्फोरस फैमिली का मतलब पंच संयोजक है ना, वही आर्सेनिक भी फास्फोरस फैमिली का मतलब पंच संयोजी है। और हमको पता है ठीक कि इसमें आर्सेनिक की पंच संयोजी या डोनर अशुद्धि मिलाने, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ जाती है, और बढ़ करके 4.5 × 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब हो गई है। तो अब इस सेमीकंडक्टर में होल की सांद्रता कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, देखो, वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है ना, स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि शुद्ध अर्धचालक में तो इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता बराबर है, जिसका सम्मिलित मान इतना दे रखा है ना। लेकिन अब इसमें आर्सेनिक मिला दिया, मतलब डोनर अशुद्धि मिला दी या एन टाइप की अशुद्धि मिला दी, और उसको मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ गई है। बस तुम स्मार्ट देखते ही बताओ कि तुम देखते बताओ कि एन टाइप की अशुद्धि मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ गई है, और कितना गुना हो गई है यार, बताओ? 3 × 10 की पावर 6 गुना हो गई है। देख रहा ना, इसकी तुलना में कितना गुना है? 3 × 10 की पावर 6 गुना। ये तो स्मार्ट पर्सन देखते ही बोल सकता है कि एन टाइप की अशुद्धि मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ गई है, और 3 × 10 की पावर 6 गुना हो गई है। इलेक्ट्रॉन की सांद्रता 3 × 10 की पावर 6 गुना हो गई है, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता 1/3 × 10 की पावर 6 इतनी हो जाएगी। तो पहले 1.5 × 10 की पावर 16 थी, तो अब होल की सांद्रता 1.5 × 10 की पावर 16/3 × 10 की पावर 6 इतनी हो जाएगी। तो 0.5 × 10 की पावर 10 डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलो थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा इसका सम्मान करते हैं, बिल्कुल किताबी तरीके से करते हैं। ये तो हमको पता है कि शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल की सांद्रता बराबर होती है, जिसको सम्मिलित रूप से Ni बोलते हैं। अब एन टाइप की अशुद्धि मिला दी है, तो हमको पता है ना, अच्छे पता है कि एन टाइप की अशुद्धि मिला देंगे तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ जाएगी, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता घट जाएगी। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता का गुणनफल कांस्टेंट ही रहेगा, और कितना रहेगा? Ni स्क्वायर। ये तो हमको पता है, एन टाइप की अशुद्धि मिलाए तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता घट जाएगी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता का गुणनफल तो कांस्टेंट ही रहेगा, और कितना रहेगा? Ni स्क्वायर मान रख देते हैं। तो बताओ, अशुद्धि मिलाने के बाद इलेक्ट्रॉन की सांद्रता तो कितनी हो गई है? 4.5 × 10 की पावर 22 इतनी हो गई है। होल की सांद्रता हमको निकालनी है, बराबर Ni कितना है? 1.5 × 10 की पावर 16 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो होल की सांद्रता वही 0.5 × 10 की पावर 10, या पॉइंट को उधर ट्रांसफर करें तो 5 × 10 की पावर 11 पर मीटर क्यूब, है ना? तो इतनी आ गई। वो तो हमने लॉजिकली भी सोच लिया था, है ना, लॉजिकली भी सोच लिया था कि एन टाइप की अशुद्धि मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता
3 इंटू 10 की पावर 6 गुना हो गई है, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता 1/3 इंटू 10 की पावर 6 गुना हो जाएगी, उससे वही आ रहा है। और शरीफों के टाइप से सिस्टमेटिक करोगे तब भी वही आ रहा है। फिर देखो क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर भी है ना, फिर भी कई मूर्ख लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि एन टाइप की अशुद्धि मिलाने पर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ गई है, तो होल की सांद्रता घट कैसे गई है वो पता नहीं चलता है कई लोगों को। ये तो वैसे तो ये तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में चीज तुमने डिटेल में पढ़ी होगी, ठीक है ना? लेकिन अगर किसी ने आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो इसको भी एक बार गधों टाइप से जस्टिफाई कर सकते हैं। वैसे तो हमको ये मेथड ही याद रखना है, लेकिन कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि एन टाइप की अशुद्धि मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ गई, वो तो समझ में आता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता क्यों घट गई है, वो कई लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि उन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम ही ढंग से नहीं पढ़ा होता है। ये तो पता नहीं चलता है, तो एक बार गधों टाइप से इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ये तो देखो पिछली क्लास में मैंने तुमको बताया था, है ना, वही सेमीकंडक्टर की पिछली क्लास में बताया था कि जो भी सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर उत्पन्न भी होते हैं, जिसको जनरेशन भी बोलते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन भी होते रहते हैं, जिसको रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, है ना। पिछली क्लास में पढ़ा था जो भी सेमीकंडक्टर होता है उसमें ताप के कारण इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट भी होते हैं, जिसको जनरेशन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलते भी रहते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलते भी रहते हैं, जिसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी तुम लॉजिकली सोच सकते हो कि जनरेशन की जो दर है वो केवल ताप पर निर्भर करेगी, और जो रिकॉम्बिनेशन की दर है वो इलेक्ट्रॉन होल की संख्या पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो बस तुम खुद बताओ कि इस बार ताप तो समान रखा है ना, अशुद्धि मिलाई, कोई गर्म थोड़ी किया है। बताओ, इस बार ताप समान रखा है, तो ताप समान रखा है, इससे जनरेशन की दर तो वही रहेगी जितनी पहले थी, लेकिन इस बार हमने डोनर अशुद्धि मिला दी है। और तुम बताओ कि डोनर अशुद्धि मिला देंगे तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो समानुपाती रूप से इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की भी दर बढ़ जाएगी। और तुम बताओ, है ना, तो बोल सकते हैं कि जनरेशन की दर तो वही रहेगी, लेकिन डोनर के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की दर बढ़ जाएगी मतलब काफी सारे होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि रिकॉम्बिनेशन के कारण काफी सारे होल इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाएंगे, मतलब शहीद हो जाएंगे, इसलिए होल की संख्या घटेगी। और ध्यान रखना कि वैसे तो रिकॉम्बिनेशन के कारण इलेक्ट्रॉन की भी संख्या घटेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो तो मेनली डोनर द्वारा डिसाइड होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या डोनर द्वारा डिसाइड होती है, ठीक है ना। इसमें जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन का रोल नहीं है, बस यही है कि डोनर मिलाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो रिकॉम्बिनेशन की दर भी बढ़ जाएगी, तो काफी सारे होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ शहीद हो जाएंगे, इसलिए होल की संख्या घट जाएगी, ठीक है। फिर वैसे तो रिकॉम्बिनेशन के कारण इलेक्ट्रॉन की भी संख्या घटती है, लेकिन है ना, इलेक्ट्रॉन तो मेनली डोनर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी सी घटेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मेनली डोनर द्वारा दिए गए होते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन में रिकॉम्बिनेशन के कारण जो कमी है वो बहुत ही कम ही होगी। तो इसको अनपढ़ों के शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि डोनर मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लेते हैं 1 करोड़ हो गई, और जनरेशन के कारण होल 100 है, तो बताओ 100 होल 100 इलेक्ट्रॉन के साथ शहीद हो जाएंगे, मतलब रिकम्बाइन हो जाएंगे। होल की संख्या तो घट जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोनर के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैंने बिल्कुल प्रॉपर किताबी शब्दों में लिख दिया है, तो इसको तुम नोट भी कर सकते हो। फिर ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन बताया उन्हीं बेवकूफ बच्चों के लिए बताया जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम ढंग से नहीं पढ़ा है। अगर जिसने आयनिक इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़ा हो तो उसको तो ये सारी चीजें आयनिक इक्विलिब्रियम में ही आती होंगी। हाँ बच्चों, अभी लॉ ऑफ मास एक्शन का सिंपल क्वेश्चन किया, अब इसका एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में ही है, या तो एग्जाम्पल नंबर 14.2 है या फिर एक्सरसाइज में है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस, नीट, बोर्ड कहीं न कहीं तो तुम्हारे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ। तो देखो, इसमें हमको दे रखा है कि पहले कोई प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है और हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें सिलिकॉन के परमाणु 5 × 10⁻28 सिलिकॉन के परमाणु प्रति मीटर क्यूब है। इसका मतलब है कि जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसमें प्रति मीटर क्यूब सिलिकॉन के कितने परमाणु है? 5 × 10⁻28 सिलिकॉन के परमाणु है प्रति मीटर क्यूब, मतलब एकांक आयतन में। ठीक है, और हमको पता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता बराबर होती है, जिसको सम्मिलित रूप से Ni बोलते हैं, और Ni हमको 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि इस प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा फास्फोरस मिलाते हैं, है ना भाई? प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा फास्फोरस मिलाते हैं, मतलब एन टाइप की अशुद्धि मिला रहे हैं। और हमको दे रखा है कि इसमें फास्फोरस कितना मिला रहे हैं? 1 ppm। 1 ppm मतलब 1 पार्टिकल पर मिलियन। तो इसका मतलब समझते हैं कि पर मिलियन मतलब 10⁶ सिलिकॉन के परमाणु के बीच में एक फास्फोरस का परमाणु मिलाते हैं, मतलब इतनी थोड़ी सी फास्फोरस की डोपिंग करते हैं। तो बस हमको देखना है कि, है ना, इसमें फास्फोरस की या पंच संयोजी पदार्थ की डोपिंग कर देंगे तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी और व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता बहुत कम हो जाएगी। बस अब जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना है उसमें अब इलेक्ट्रॉन और होल की नई सांद्रता कितनी होगी वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। कोई शुद्ध अर्धचालक में 1 ppm जितनी फास्फोरस की डोपिंग की है ना, तो बस सबसे पहले हमको देखना है कि 1 ppm जितनी फास्फोरस की डोपिंग करेंगे तो एकांक आयतन में मतलब प्रति मीटर क्यूब में फास्फोरस परमाणु की संख्या कितनी होगी वो सबसे पहले देखना है ना? तुम बताओ कि एकांक आयतन में फास्फोरस परमाणु की जितनी संख्या होगी, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है, सांद्रता उतनी होगी। तो बस इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले देखना है कि इसमें 1 ppm जितनी फास्फोरस की डोपिंग की है, तो हमको देखना है कि एकांक आयतन में फास्फोरस के परमाणु कितने होंगे वो देखना है। ठीक, तो उसके लिए पहले हम इसका यूज करेंगे। पहले इसका यूज करेंगे तो हमको दे रखा है कि जो क्रिस्टल है उसमें एकांक आयतन में मतलब 1 मीटर क्यूब में सिलिकॉन के परमाणु कितने? 5 × 10⁻28 ये तो हमको दे रखा है इसमें। ये तो हमको दे रखा है कि इस क्रिस्टल में एकांक आयतन में सिलिकॉन के परमाणु कितने? 5 × 10⁻28 सिलिकॉन के परमाणु हैं। तो बस हमको देखना है कि, है ना, एकांक आयतन में इतने सिलिकॉन के परमाणु हैं। तो इतने सिलिकॉन परमाणु के बीच में फास्फोरस के परमाणु कितने होंगे वो देखना है। ये तो उसके लिए हमको दे रखा है कि हमने फास्फोरस की डोपिंग किस अनुसार की है? सॉरी, हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि फास्फोरस की डोपिंग कितनी की है? 1 ppm। 1 ppm मतलब 1 पार्टिकल पर मिलियन, मतलब, है ना, मतलब 1 मिलियन मतलब 10⁶ सिलिकॉन परमाणु के बीच में एक फास्फोरस का परमाणु मिक्स किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फास्फोरस की डोपिंग 1 ppm जितनी की है ना, 1 पार्टिकल पर मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10⁶ सिलिकॉन के परमाणु के बीच में एक फास्फोरस की डोपिंग की है। तो बस एकांक आयतन में इतने सिलिकॉन के परमाणु हैं, तो फास्फोरस के परमाणु कितने होंगे वो देखना है। बस उसके लिए हम सिंपली अपने तीसरी क्लास का एक-एक नियम लगा सकते हैं। तो बस तुम बताओ कि 1 ppm जितनी डोपिंग की है, मतलब 1 मिलियन मतलब 10⁶ सिलिकॉन के परमाणु के बीच में एक फास्फोरस मिलाया है। तो बस हम लिख सकते हैं कि, है ना, हम लिख सकते हैं कि 1 मिलियन मतलब 10⁶ सिलिकॉन के परमाणु में फास्फोरस के परमाणु कितने? 1। बस तुम बताओ कि 10⁶ सिलिकॉन के परमाणु में फास्फोरस का परमाणु कितना मिला है? 1। तो बताओ 1 सिलिकॉन के परमाणु में फास्फोरस की अशुद्धि कितनी होगी बताओ? 1/10⁶। बताओ एकांक मीटर क्यूब में, है ना, एकांक आयतन में कितने सिलिकॉन के परमाणु है? 5 × 10⁻28 सिलिकॉन के परमाणु हैं। तो बताओ उसमें फास्फोरस के कितने परमाणु होंगे? 1 × 10⁶
इंटू 5 इंटू 10 की पावर 28 है ना। तुमने तीसरी क्लास में एक एक नियम पढ़ा होगा। ठीक, हाँ। जैसे 10 लड्डुओं की कीमत जैसे 16 रुपए, तो एक लड्डू की कीमत 16/10। तो कोई पूछे 25 लड्डुओं की कीमत कितनी होगी, तो 16/10 इंटू 25, वो एक एक नियम है। ठीक, हाँ। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम। नॉर्मली बच्चे ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि सबसे पहले हमको देखना है कि एकांक आयतन में फास्फोरस के कितने परमाणु होंगे, वो देखना है। ठीक, तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। एक बताओ, फास्फोरस कितना मिला है, 1 ppm, मतलब 1 पार्टिकल पर मिलियन है। मतलब 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 सिलिकॉन के परमाणु में एक फास्फोरस मिला है। बस हम तीसरी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं कि 10 की पावर 6 सिलिकॉन के परमाणु में एक फास्फोरस का परमाणु मिला है। तो एक सिलिकॉन के परमाणु में फास्फोरस कितना होगा, 1/10 की पावर 6 है। तो इस बार एकांक आयतन में 5 इंटू 10 की पावर 28 सिलिकॉन के परमाणु है, तो उसमें फास्फोरस कितना होगा, 1/10 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 28 ये हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 10 की पावर 22 फास्फोरस के परमाणु ये होंगे। ये हम बोल सकते हैं कि, है ना। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि एकांक आयतन में इतने सिलिकॉन के परमाणु हैं, तो उसमें फास्फोरस के परमाणु कितने होंगे, 5 इंटू 10 की पावर 22 फास्फोरस के परमाणु होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि एकांक आयतन में फास्फोरस के परमाणु 5 इंटू 10 की पावर 22 आ गए। ये तो हम भी बोल सकते हैं, एकांक आयतन में इतने सिलिकॉन के परमाणु हैं, तो एकांक आयतन में फास्फोरस के परमाणु 5 इंटू 10 की पावर 22 होंगे। तो जो मेन चीज चाहिए थी हमको मिल गई। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि एकांक आयतन या 1 मीटर क्यूब आयतन में फास्फोरस के परमाणु कितने हैं। ये फास्फोरस के मतलब डोनर के परमाणु कितने हैं, 5 इंटू 10 की पावर 22 इतने हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि एक फास्फोरस का परमाणु मतलब एक डोनर का परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है ना। तो बताओ एकांक मीटर क्यूब में ये तो बताओ एकांक आयतन में इतने फास्फोरस के परमाणु हैं, है ना। बोल सकते हैं कि एकांक आयतन में इतने फास्फोरस से डोनर के परमाणु हैं, तो एकांक आयतन में डोनर के परमाणु इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रदान करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर 22 इतने प्रदान करेंगे। या तो बोल सकते हैं कि एक फास्फोरस का परमाणु या एक डोनर का परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो बता एकांक आयतन में फास्फोरस से डोनर के इतने परमाणु हैं, तो एकांक आयतन में डोनर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 इंटू 10 की पावर 22 होगी। अब तुम बताओ कि जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें अधिकतर मतलब 99% इलेक्ट्रॉन तो डोनर के दिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन से बहुत कम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि एकांक आयतन में डोनर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 5 इंटू 10 की पावर 22 होगी, लेकिन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नगण्य होगी। ये तो मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें अधिकतर मतलब 99% इलेक्ट्रॉन डोनर के दिए गए होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन या इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होती है। तो बस बोल सकते हैं एकांक आयतन में डोनर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 5 इंटू 10 की पावर 22 है, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसकी तुलना में नगण्य होगी। मतलब एकांक आयतन में डोनर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, तो एकांक आयतन में परिणामी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या लगभग उतनी होगी। है ना, कह सकते हैं एकांक आयतन में डोनर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 इंटू 10 की पावर 22 है, तो एकांक आयतन में परिणामी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या लगभग 5 इंटू 10 की पावर 22 ही होगी। ठीक है, अगले पेज पे काटना पड़ेगा, मैं तो लिख देता हूँ। एकांक आयतन में डोनर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 इंटू 10 की पावर 22 है, तो एकांक आयतन में परिणामी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लगभग 5 इंटू 10 की पावर 22 ही होगी। और बताओ एकांक आयतन में परिणामी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बोलते हैं, तो वो भी लगभग 5 इंटू 10 की पावर, ये वो भी 5 इंटू 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब इतनी होगी। ठीक, बस अब तो इजीली कर सकते हैं ना। बस तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि एन टाइप की अशुद्धि मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ गई है, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता घट जाएगी, लेकिन फिर भी
इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता का गुणनफल कांस्टेंट ही रहेगा और कितना रहेगा? Ni स्क्वायर रहेगा। बस अब होल की सांद्रता भी निकाल सकते हैं ना? ठीक है, तो ध्यान रखना कि डोपिंग मिलाने के बाद इलेक्ट्रॉन की सांद्रता तो आ गई, वो तो लगभग 5 × 10 की पावर 22 होगी। तो बस डोपिंग मिलाने के कारण होल की सांद्रता कितनी होगी वो देखना है। तो पता है कि एन टाइप की डोपिंग मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ जाएगी, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रूप से होल की सांद्रता घट जाएगी। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता का गुणनफल कांस्टेंट रहेगा और Ni रहेगा। बताओ, डोपिंग मिलाने के बाद इलेक्ट्रॉन की सांद्रता तो 5 × 10 की पावर 22 हो गई है। होल की सांद्रता हमको निकालनी है और इनका गुणनफल Ni स्क्वायर ही रहेगा। जहाँ Ni कितना है? जहाँ Ni कितना है? 1.5 × 10 की पावर 16 का स्क्वायर इतना होगा। इसको सॉल्व करके तुम होल की सांद्रता भी निकाल सकते हो। तो कैलकुलेट कर लेना इसको। तो कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास होल की सांद्रता आ जाएगी ये 4.5 × 10 की पावर 9 होल्स पर सेकेंड ये आ जाएगी। इसको इस टाइप से किया जाता है। फिर इसको ढंग से नोट कर लेना। ये सॉल्यूशन का पहला पेज है और ये सॉल्यूशन का दूसरा पेज है। अब बच्चों देखो, अभी हमने एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पूरा स्टडी कर लिया। बस उसी टाइप से अब पी टाइप के भी सेमीकंडक्टर को फटाफट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि शुद्ध अर्धचालक में अगर पंचसंयोजी अशुद्धि मतलब फास्फोरस फैमिली मिला है तब तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। और उसी टाइप से ध्यान रखना कि शुद्ध अर्धचालक में अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला है मतलब बोरोन फैमिली मिला है, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम ये सब मिला है, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो चलो इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूँ तो देखते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से क्या असर पड़ता है, मतलब इससे चालकता ड्रास्टिकली कैसे बढ़ जाती है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो जैसे मान लेते हैं कि सिलिकॉन का कोई शुद्ध अर्धचालक है, मतलब सिलिकॉन की कोई चिप है और उसमें थोड़ी सी त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी, मतलब एल्यूमिनियम मिला दिया। तुम खुद बताओ कि सिलिकॉन के सिमिलर साइज एल्यूमिनियम की होगी ना, यही इस क्रिस्टल में फिट बैठेगा। तो बस मान लेते हैं कि सिलिकॉन का शुद्ध अर्धचालक है, मतलब सिलिकॉन की चिप है और उसमें थोड़ी सी त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब थोड़ा सा एल्यूमिनियम वाष्प अवस्था में विस्तृत किया है तो वही शुद्ध अर्धचालक के मतलब सिलिकॉन की चिप है और उसमें थोड़ी सी त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब एल्यूमिनियम को वाष्प अवस्था में विस्तृत किया है। ये तो हमको अच्छे पता है कि इस बार भी ज्यादातर परमाणु तो सिलिकॉन के ही होंगे, लेकिन थोड़ी सी त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब एल्यूमिनियम भी मिक्स किया है, तो बहुत सारे सिलिकॉन के परमाणुओं के बीच बीच में कुछ एल्यूमिनियम के परमाणु भी होंगे। सही है ना? तो इस बार ज्यादातर तो सिलिकॉन के परमाणु होंगे, लेकिन थोड़ा सा एल्यूमिनियम भी मिक्स किया है, इसलिए बहुत सारे सिलिकॉन परमाणुओं के बीच बीच में थोड़े थोड़े एल्यूमिनियम के भी परमाणु होंगे। अब देखो ठीक, तुम सोच के बताओ कि इस बार हमने ये सोच के बताओ कि इस बार हमने एल्यूमिनियम मिक्स किया है, मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिक्स की है, तो इसके बाह्यतम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि क्रिस्टल में रहने के लिए इसको 4 सहसंयोजी बंध बनाने हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस बार हमने अशुद्धि मिलाई वो त्रिसंयोजी है, मतलब इसके बाह्यतम कक्षक में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्रिस्टल में बने रहने के लिए इसको 4 सहसंयोजी बंध बनाने हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाह्यतम कक्षक में जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें 3 के 3 इलेक्ट्रॉन ही 3 सहसंयोजी बंध बनाने में तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन चौथा सहसंयोजी बंध बनाने के लिए बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। या तो ये बोल सकते हैं कि इस बार त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई है जिसके बाह्यतम कक्षक में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्रिस्टल में बने रहने के लिए इसको 4 सहसंयोजी बंध बनाने हैं। ये तो देखो बाह्यतम कक्षक के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 सहसंयोजी बंध बनाने में तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन चौथा सहसंयोजी बंध बनाने के लिए बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए चौथे सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की एक रिक्तता है, वैकेंसी
बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन की जो रिक्तता है, वैकेंसी होती है उसको होल बोलते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन 3 है जबकि सहसंयोजी बंध 4 बनाने हैं, है ना? चौथा सहसंयोजी बंध बनाने के लिए बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस बार चौथे सहसंयोजी बंध में वैकेंसी या रिक्तता रह जाएगी जिसको होल बोलेंगे, है ना? तो बस तुम अच्छे ध्यान रखना कि जिस टाइप से एन टाइप के सेमीकंडक्टर में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता ड्रास्टिकली बढ़ गई थी, वैसे ये वाला जो सेमीकंडक्टर है उसमें अतिरिक्त होल के कारण भी चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। बताओ ये होल इसको मुफ्त में मिला हुआ है ना, इसके लिए किसी को भी जंप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये तो ध्यान रखना। जैसे एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मुफ्त में मिला होता है तो उसके कारण चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाती थी। वैसे ही ये जो सेमीकंडक्टर है उसमें इस मुफ्त के होल के कारण या इस अतिरिक्त होल के कारण भी चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी, ठीक है? अब देखो ये भी तुम सोच सकते हो कि ये भी सोच सकते हो कि एल्यूमीनियम के चौथे सहसंयोजी बंध में वैकेंसी उत्पन्न होगी जिसको होल बोलेंगे। और बताओ ये वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए पास वाले किसी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, है ना? बोल सकते हैं ये खुद की वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए पास वाले किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही लेगा। तो पास वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इसकी तो वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब बाहरी जो परमाणु उसमें होल उत्पन्न होगा। ये तो ध्यान रखना कि अपनी खुद की वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए आसपास वाले किसी न किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही लेगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इसकी तो वैकेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन अब बाहरी जो क्रिस्टल है उसमें होल उत्पन्न हो गया, ठीक है? और बस जैसे एन टाइप के सेमीकंडक्टर में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाती थी, वैसे इसमें अतिरिक्त होल इस मुफ्त के होल के कारण चालकता ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी, ठीक है? अब देखो यहाँ भी वही कि बताओ इस बार भी क्रिस्टल में जितने भी होल होंगे उसमें अधिकतर होल मतलब 99 ओ सॉरी, एक चीज बताना भूल गया मैं यार। ये तो मैंने बता दिया है कि अपनी खुद की वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए ये पास वाले किसी न किसी बंधे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो खुद की तो वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन पास वाले बंध में वैकेंसी या होल उत्पन्न होगा, ठीक है? सही है ना? बस हम क्लियरली बोल सकते हैं ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ जो पंच संयोजी या जो फास्फोरस था, ध्यान रखना कि जो पंच संयोजी या जो फास्फोरस था वो तो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे रहा था, इसलिए उसको दाता है डोनर इम्प्योरिटी बोलते थे। लेकिन इस बार जो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान नहीं दे रही है, उल्टा क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन खींच रही है, इसलिए इसको भिखारी इम्प्योरिटी मतलब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या ग्राही अशुद्धि बोलते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि जो पंच संयोजी अशुद्धि थी है जो फास्फोरस था वो तो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान दे रहा था, इसलिए उसको तो दाता या डोनर इम्प्योरिटी बोलते थे। लेकिन जो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई है वो क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान नहीं दे रही है, उल्टा क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन खींच रही है, इसलिए जो त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है उसको ग्राही अशुद्धि या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, या अपने शब्दों में भिखारी इम्प्योरिटी ये बोल सकते हैं, है ना? ये ध्यान तो देखो इसमें एक और चीज देख सकते हो कि बताओ इस बार क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे, है ना? बोल सकते हैं कि इस बार क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे उसमें अधिकतर होल मतलब 99% होल तो इस ग्राही के दिए गए होंगे, ध्यान रखना कि क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे उसमें अधिकतर होल्स मतलब 99% होल्स तो इस एक्सेप्टर या ग्राही द्वारा ही दिए गए होंगे, लेकिन एकाधे परसेंट होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण भी उत्पन्न होंगे। तुम बताओ इस क्रिस्टल का कुछ ना कुछ ताप होगा ना, और हमने पढ़ा था कि ताप के कारण भी कुछ बहादुर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से जंप करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, है ना? और हमको बताया कि एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में पहुंचा तो संयोजी बैंड में एक वैकेंसी रह जाएगी जिसको होल्स बोलेंगे। और ताप के कारण या जंप करने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल पेयर उत्पन्न होता है, उसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। ये हम पक्का बोल हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे उसमें अधिकतर होल मतलब 99% होल तो इस ग्राही या एक्सेप्टर के दिए गए होंगे, लेकिन एकाधे परसेंट होल
इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण या इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन के कारण भी उत्पन्न होगा। और तुम बताओ कि तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन के कारण अगर 1% होल बनेंगे, तो बदले में 1% मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे, है ना? बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार सर्किट में होल तो 100 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 1 ही होगा। मतलब इस बार मुख्य आवेश वाहक होल्स हैं, जो कि एक पॉजिटिव आवेश के तुल्य होता है, इसीलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। याद रखना कि पी बोले तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब होल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस बार क्रिस्टल में जितने भी होल्स होंगे, अधिकतर होल मतलब 99% होल तो इस ग्राह्य एक्सेप्टर के दिए गए होंगे, लेकिन एकाधा होल, फिर एकाधे परसेंट होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण या इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन के कारण उत्पन्न होगा। तो 1% होल इलेक्ट्रॉन के कारण जंप करने के कारण उत्पन्न होंगे, तो बदले में 1% इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होंगे। बस इस बार होल तो 100 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है। तो इस बार मुख्य आवेश वाहक होल्स हैं, जो कि पॉजिटिव आवेश के तुल्य है, इसीलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब चलो अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर का सिंबॉलिक फिगर देखते हैं। ये तो इसका डिटेल फिगर है, लेकिन पी टाइप के सेमीकंडक्टर का सिंबॉलिक फिगर देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना है, कभी पी टाइप का सेमीकंडक्टर आए तो अपने दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। तो हम बोल सकते हैं कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर या जो ग्राही अशुद्धि है वो क्रिस्टल को एक होल देगी, है ना? बोल सकते हैं ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर या जो एक्सेप्टर अशुद्धि है, वो क्रिस्टल को एक होल प्रदान करेगी। और तुम बताओ कि क्रिस्टल को एक होल प्रदान कर दिया या बंधे बंधाए इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो बचा हुआ एक्सेप्टर परमाणु प्रभावी रूप से ऋण आयनित हो जाएगा। है, तो ये ध्यान रखना तुम कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर या जो ग्राही अशुद्धि है वो क्रिस्टल को एक होल दे देती है। और हमको पता है कि एक होल दे रही है मतलब, है ना? एक होल दे रही है मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। बस अपने होल को कंप्लीट करने के लिए अगर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो बचा हुआ परमाणु प्रभावी रूप से ऋण आवेशित हो जाता है। इसको तुम देख सकते हो, तुम चाहो तो क्लोजली देख सकते हो। जैसे पहले मान लेते हैं कि एल्यूमीनियम का उदासीन परमाणु है। तुमको पता होगा कि एल्यूमीनियम के उदासीन परमाणु में 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए अभी तो एल्यूमीनियम प्रभावी रूप से उदासीन होगा। ठीक है, लेकिन तुम बताओ कि अपनी, है ना? तुम बताओ कि अपनी इस सहसंयोज सॉरी तुम बताओ कि अपने इस सहसंयोजी बंध की वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये पास वाले किसी न किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही लेगा, है ना? अभी बताया था कि इस सहसंयोजी बंध की वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये पास वाले किसी न किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है ना? बस तुम बताओ कि पास वाले किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो बताओ इसके पास प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ये तो ये ध्यान रखना कि अपनी वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए ये पास वाले किसी न किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और तुम बताओ कि एल्यूमीनियम किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अगर खींच लेगा, तो उसके पास प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। तो इस पे प्रभावी आवेश कितना हो जाएगा? -1 या -1 ही हो जाएगा। मतलब बचा हुआ परमाणु प्रभावी रूप से ऋण आयनित हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस आगे डायरेक्ट ध्यान रखना तुम। ये आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर का जिक्र हो तो ध्यान रखना, पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टर या जो एक्सेप्टर अशुद्धि है वो क्रिस्टल को एक होल प्रदान करेगी। और ध्यान रखना कि क्रिस्टल को एक होल प्रदान कर लिया मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो बचा हुआ एक्सेप्टर परमाणु प्रभावी रूप से ऋण आयनित हो जाएगा। ठीक है ना? अब तुम अच्छे ध्यान रखना कि इसमें जो छोटा-सा होल है उसी का ही महत्व है। ये होल है वही बह सकता है। बाकी बड़ा-सा जो ऋण आयनित एक्सेप्टर परमाणु है वो बह नहीं सकता है, वो तो क्रिस्टल में बंधा होता है। ठीक है? तो ध्यान रखना तुम कि अब आगे इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। याद रखना कि कभी भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर बस दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, मतलब क्रिस्टल को एक होल प्रदान करेगा। ठीक है?
बस इतना ही काफ़ी है। बाकी की चीज़ें तुम समझ सकते हो कि क्रिस्टल को एक होल प्रदान कर लिया, मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो बचा हुआ एक्सेप्टर परमाणु प्रभावी रूप से ऋण आयनित होगा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये जो एक्सेप्टर परमाणु है ना? एक्सेप्टर ऋण आयनित परमाणु है वो गति नहीं कर सकता, वो तो क्रिस्टल में बंधा होगा, गति केवल होल ही करेगा। इसलिए शुरू में तो हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर को ऐसे बताएँगे, बाकी जो आगे कॉम्प्लिकेट केस ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट वो पढ़ेंगे, तो उसमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर को होल से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है? तो ध्यान रखना कि कभी भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो, दिमाग में आना चाहिए कि एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास बहुत सारे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो तो एक ही चीज़ आनी चाहिए कि पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, मतलब इसके पास बहुत सारे अतिरिक्त होल्स होंगे। तो ये सारा हमने कर लिया, ठीक है? अब चलो, अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड देखते हैं। हाँ बच्चों, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो है उसके एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। ये तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा उसमें भी एक तो संयोजी बैंड होगा या वैलेंस बैंड होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों से बंधे होंगे, और एक चालन बैंड मतलब कंडक्शन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहने के लिए मुक्त होंगे। सॉरी, ठीक है, डिस्टर्बेंस था थोड़ा, तो ध्यान रखना। ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर उसमें भी एक तो संयोजी बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों से बंधे होंगे, और एक चालन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहने के लिए मुक्त होंगे। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें हमने थोड़ी सी त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई, मतलब थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिलाया है, तो ध्यान रखना कि इसमें हमने थोड़ी सी त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई है, मतलब थोड़ी सी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाई है। तो ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में एक्सेप्टर का भी एनर्जी लेवल आ जाएगा। है ना? तो ध्यान रखना कि थोड़ी सी त्रिसंयोजी या एक्सेप्टर अशुद्धि मिलाई है, तो इन दोनों के बीच में एक्सेप्टर का भी एनर्जी लेवल आएगा, है? और हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि एक्सेप्टर के एनर्जी लेवल में बहुत सारे होल्स होंगे, और ये होल्स बंधे बंधे इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच ले, उसके लिए एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल संयोजी बैंड के काफी पास होगा। और तुम सोच के बताओ कि सॉरी, तुम सोच के बताओ कि एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल संयोजी बैंड के बहुत पास हो, तो अब एक्सेप्टर के होल्स इस बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींच लेंगे, है ना? बोल सकते हैं कि इनका एनर्जी लेवल संयोजी बैंड के काफी पास हो, तो एक्सेप्टर के जो होल्स हैं वो बंधे बंधाए इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेंगे, तो उसके कारण एक्सेप्टर की तो वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब इस संयोजी बैंड में बहुत सारे होल्स उत्पन्न होंगे। है ना? तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार संयोजी बैंड में जितने भी होल्स होंगे ना, इस बार संयोजी बैंड में जितने भी होल्स होंगे उसमें अधिकतर होल, मतलब 99% होल तो इस एक्सेप्टर के दिए गए होंगे, लेकिन थोड़े से होल, मतलब एक आधे परसेंट होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण भी उत्पन्न होंगे। तो हमको पता है कि ताप के कारण कुछ बहादुर इलेक्ट्रॉन, है ना, तापीय ऊर्जा के कारण कुछ बहादुर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से जंप करके चालन बैंड में पहुंचेंगे, और इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में पहुंचेंगे तो बदले में संयोजी बैंड में कुछ वैकेंसी रह जाएगी, जिसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार संयोजी बैंड में जितने भी होल्स होंगे उसमें अधिकतर, मतलब 99% होल तो एक्सेप्टर के या ग्राही द्वारा ही दिए गए होंगे, बाकी एक आधे परसेंट होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण भी उत्पन्न होंगे, और अगर 1% होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण उत्पन्न होंगे, तो बदले में 1% मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होंगे। तो बस बताओ, इस बार होल्स तो 100 है लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है, तो इस बार मुख्य आवेश वाहक, इस बार मुख्य आवेश वाहक होल्स होंगे जो कि पॉजिटिव आवेश के तुल्य हैं, इसीलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होगी, इससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो होल्स ही होंगे। ठीक है, तो इसके एनर्जी लेवल को भी तुम इजीली बता सकते हो, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना तुम यार कि इस बार जो अशुद्धि हो एक्सेप्टर में तो बेकारी अशुद्धि है। ठीक है, तुम बताओ कि एक्सेप्टर
जो अशुद्धि है वो से चालन बैंड के पास तो रह ही नहीं सकती, बताओ। ये भी भिखारी है और चालन बैंड भी खाली हुई भिखारी है। भिखारी भिखारी के पास क्या करेगा? नहीं, वो तो इस धनवान के पास आएगा, संयोजी बैंड के पास आएगा, जहाँ बहुत सारे बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? नहीं तो इसके एनर्जी बैंड डायग्राम तुम इजीली समझ सकते हो, तो ध्यान रखना कि जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें भी एक तो संयोजी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों से बंधे होते हैं। उसके बाद एक चालन बैंड होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन बहने के लिए मुक्त होते हैं, लेकिन साथ में थोड़ी सी त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब थोड़ी सी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी मिलाई है। तो इनके बीच में एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल भी होगा, है ना? तो इनके बीच में एक एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल भी होगा जिसमें काफी सारे होल्स होंगे, और हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि होल्स बंधे बंधाए इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच ले, उसके लिए एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल संयोजी बैंड के काफी पास होगा, है ना? वही की एक्सेप्टर के होल बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लें, उसके लिए एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल संयोजी बैंड के काफी पास होगा तो ये एक्सेप्टर के होल संयोजी बैंड के बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेंगे, तो इनकी खुद की तो वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब संयोजी बैंड में वैकेंसीज उत्पन्न हो जाएंगी, मतलब संयोजी बैंड में होल्स उत्पन्न हो जाएंगे। तो बस संयोजी बैंड में जितने भी होल्स उत्पन्न होंगे उसमें अधिकतर 99% होल तो एक्सेप्टर के दिए गए होंगे, लेकिन 41% होल इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण भी उत्पन्न होंगे, तो बदले में 1% इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होंगे। होल्स 100 है लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 1 ही है, तो इसमें मुख्य आवेश वाहक होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव आवेश के तुल्य होते हैं, इसीलिए इनको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक। ये सारा मैंने जो बताया है, चिंता मत करना, हो बिल्कुल प्रॉपर इसकी प्रॉपर शब्दों में इसको लिख भी दिया है, तो मैं बिल्कुल क्रम से पेज चेंज कर रहा हूँ, तो तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर की थ्योरी का पहला पेज ये है, इसकी थ्योरी का दूसरा पेज ये है, और इसकी थ्योरी का तीसरा पेज ये है, ठीक है ना? ये, और ये इसकी थ्योरी का चौथा पेज है, ठीक है ना? तो ये सर आपने पी टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक, देखो पी टाइप के सेमीकंडक्टर को अभी हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन आगे का जो पार्ट है उसमें हम इसका केवल रिजल्ट ही ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी पी टाइप के सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ा, लेकिन आगे वाले पार्ट के लिए हमको केवल इसका रिजल्ट ही ध्यान में रखना है ना? तो बस आगे अच्छे से, है ना? आगे वाले पार्ट का तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर कभी भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर आ गया, तो शब्द सुनते ही दिमाग में बस हुँ, कभी पी टाइप का सेमीकंडक्टर आ गया तो शब्द सुनते ही दिमाग में बस एक ही चीज़ चमकनी चाहिए कि पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो उसके पास काफ़ी सारे अतिरिक्त होल होंगे, ठीक है? और बताओ, अपना होल अगर क्रिस्टल को दे दिया, तो बचा हुआ एक्सेप्टर परमाणु प्रभावी रूप से ऋण आयनित हो जाएगा, ठीक है? और चमका कर बताया था, तो उसमें जो छोटा-सा होल उसी का महत्व है, वही बह सकता है। बाकी बचा हुआ ऋण आयनित एक्सेप्टर परमाणु बह नहीं सकता, वो क्रिस्टल में फिक्स होता है, ठीक है? बस अब एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का बस रिजल्ट याद रखना, तो ध्यान रखना तुम कि अगर पूरी पे ध्यान रखना कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर आए तो शब्द सुनते ही चमक जाना चाहिए कि एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जिसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा हुआ डोनर परमाणु प्रभावी रूप से धन आयनित हो जाएगा। और पी टाइप का सेमीकंडक्टर, तो पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, तो क्रिस्टल को अतिरिक्त होल प्रदान करेगा, और होल प्रदान कर दिया तो बचा हुआ परमाणु प्रभावी रूप से ऋण आयनित हो जाएगा, ठीक है। इसमें बड़े-बड़े प्लस और बड़े-बड़े माइनस आयन उनका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो गति नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रॉन और होल है, वही गति कर सकते हैं, उसी का महत्व है, ठीक है। चलो, तो ये सारा स्टडी कर लिया। अब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए भी लॉ ऑफ मास एक्शन का कंसेप्ट देख सकते हो, जैसे एन टाइप के लिए देखा वैसे पी टाइप के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें वही कंसेप्ट यार, जैसे कोई शुद्ध अर्धचालक हो, पढ़ा था हमने, तो हमको पता है कि कोई प्योर सेमीकंडक्टर हो, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन और होल, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई शुद्ध अर्धचालक हो तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता बराबर होती है, जिसको सम्मिलित रूप से ni बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चलो, अब मान लेते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में पी टाइप की अशुद्धि मिक्स की है, मतलब एल्यूमीनियम जैसी कोई एक्सेप्टर या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिक्स की है ना?
तो शुद्ध अर्धचालक में पी टाइप की अशुद्धि मतलब एल्यूमिनियम जैसी कोई एक्सेप्टर या त्रिसंयोजी जो अशुद्धि मिक्स की है। ये तो हम अभी देख चुके हैं कि बताओ इसमें पी टाइप की अशुद्धि या एक्सेप्टर अशुद्धि मिक्स करेंगे तो होल की सांद्रता बढ़ जाएगी। लेकिन हमको पता है कि है ना, इसमें एक्सेप्टर अशुद्धि मिक्स करें या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिक्स करें तो होल की सांद्रता बढ़ जाएगी। लेकिन हमको ये भी पता है कि होल की सांद्रता बढ़ जाएगी तो रिकॉम्बिनेशन के कारण व्युत्क्रमानुपाती रूप से इलेक्ट्रॉन की सांद्रता घट जाएगी। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता का गुणनफल तो कांस्टेंट ही रहेगा और कितना रहेगा, ni² यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट तो ध्यान रखना। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी एक्सेप्टर अशुद्धि मिला दे तो होल की सांद्रता बढ़ जाएगी, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रूप से इलेक्ट्रॉन की सांद्रता घट जाएगी। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता का गुणनफल कांस्टेंट ही रहेगा और कितना रहेगा, ni²। तो इसमें भी वो क्वेश्चन सारे कर सकते हो, जैसे एन टाइप में किए थे वैसे पी टाइप में भी कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज हम पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अभी हमने पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ लिया ना, तो वही 1930 से 1940 के बीच बात कर रहा हूँ। तो लोगों ने पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को तो स्टडी कर लिया था, है ना, उसको तो अच्छे से पहचान लिया।